जो क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस होते हैं वो कभी नहीं बदलते। नाटा पहले भी उसी डिफिकल्टी का क्वेश्चन पूछता था जो आगे पूछेगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये आपके इनपुट को, आपकी एनर्जी को बहुत वीक कर देता है। हमने जैसे कुछ देर पढ़ा, फिर हम किसी चीज पे हैं, इंस्टा यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग आपके इस जोन के लिए, इस टाइम के लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह है। तो हम एक लिमिट के बाद हमारा माइंड चीजों को इंटेक करना कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं रह जाता है। तो साथ ही साथ जो आपकी हॉबी हो, जो आपको चीजें पसंद हो, दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उस चीज को भी करें। वो म्यूजिक है, डांसिंग है, बाहर घूमना है, दोस्तों से बात करना है, कुछ भी हो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत बच्चों का बता रहा हूँ, लास्ट के मिनट में जो बच्चा मैथ करता है वो आते हुए इजी क्वेश्चन को नहीं कर पाता। मैंने बताया 8 से 10 घंटे, 2 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग, आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे जीके, 3 से 4 घंटे क्रिएटिव, इस तरह टाइम डिवीजन करके आप पढ़ें। स्टूडेंट इन्हीं में से कोई ना कोई गलतियां करता है, लेकिन आज के इस सेशन के बाद हमें इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। मैं आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एजुकेटर अमरदीप श्रीवास्तव फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हो सकता है आपने नाटा का पहला एक पेपर दे लिया हो या अपकमिंग साइकिल्स में आपके पेपर आने वाले हों। सो पहला पेपर देने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे के रहे, बहुत सारी गलतियां थी जो बच्चों ने की, बहुत सारी चीजें थी जो समझ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे ह्यूमन एरर या एरर बच्चे कर रहे थे। तो आगे आने वाले जो हमारे अटेम्प्ट हैं, आगे हमारे आने वाले जो साइकिल्स हैं बेटा, जो हमारे बच्चों से गलतियां हुई हैं, इनको दोबारा रिपीट ना करें, इन्हीं सारी चीजों को लेके ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये कंटेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से और जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो गलतियां हो सकती हैं या हो रही थी उनको हम कैसे बचें, या हमारी आगे आने वाली जो साइकिल्स हैं, जैसे अभी 2 या 3 जून या जुलाई में आपका पेपर है, तो वहां पे हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे हम सब्जेक्ट्स को, हम टॉपिक्स को किस प्रेफरेंसेस के साथ आगे पढ़ें ताकि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएं, हम एक अच्छा रैंक और अच्छा कॉलेज पा पाएं। तो आज का ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड सीधे आज का कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं। सो लास्ट 2 अटेम्प्ट टिप्स एंड ट्रिक, क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए हमारे लास्ट के 2 अटेम्प्ट के लिए, ये हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्त। हाँ, तो पहले कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। ये जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। बिलीव करें, स्टूडेंट इन्हीं में से कोई ना कोई गलतियां करता है, या वो उन सिचुएशन या उन प्रॉब्लम्स को मैनेज नहीं कर पाता है। तो हो सकता है आप इनमें से कोई एक या कुछ गलतियां जरूर करते हो, लेकिन आज के इस सेशन के बाद हमें इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 1, मस्ट प्रैक्टिस। ये लाइन थोड़ी सी बच्चों, ये लाइन जब मैं लिख रहा था ना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मेरे हाथ कांप रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर को जब हम लिखते हैं ना, जैसे अदर एग्जाम में हम डंके की चोट पे बोलते हैं भाई सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर है, आप कुछ करो ना करो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो दोस्त कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन नाटा ने तो ये कहने लायक नहीं छोड़ा है, मतलब पेपर पैटर्न ऐसा बार बार बदलता गया है कि इस चीज के लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार पेपर पैटर्न काफी हद तक बदल जाता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ लिखा है मस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट 1 आवर पर डे। दोस्त, आपको 2023 का, 22 का या इसके पहले के पेपर पर डे बेसिस पे 1 आवर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? हाँ, पैटर्न बदला है, मैं ये मानता हूं, मैं ये मान रहा हूं पैटर्न बदला है, लेकिन बेटा जो क्वेश्चंस के फॉर्मेशंस होते हैं वो कभी नहीं बदलते। नाटा पहले भी उसी डिफिकल्टी का क्वेश्चन पूछता था जो आगे पूछेगा, उसी पैटर्न, उस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता था जो आगे करेगा। कहीं ना कहीं काफी हद तक चीजें एक जैसी ही रहती हैं, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस गेन होगा, काफी बेनिफिट होगा। तो ये डेली बेसिस पे करना है। जो टाइम आपका जब भी पेपर है जून जुलाई में, आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाएं, इससे आपको बेटा अल्टीमेट लेवल की लर्निंग होगी। नंबर 2, हाँ, हमें सब्जेक्ट्स को टाइम और एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली ही देनी है। कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है या किसका कितना वेटेज है, उसके प्रोपोर्शनेट में ही हमें टाइम और एनर्जी देनी है। लाइक हमें इंग्लिश बहुत पसंद है लेकिन इंग्लिश उतना नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें पेपर निकालना है, तो उस बेसिस पे हमें आगे चीजों को करना है। हाँ, अभी बेटा जो आपके पास टाइम बचा है, देखिए पढ़ाई हमेशा ऐसा नहीं कि 1 या 2 महीने में होती है, बच्चा पहले से पढ़ते हुए आते चला आता है, लेकिन लास्ट के मंथ में जो हम, या लास्ट के ड्यूरेशन में जो हम इनपुट करते हैं ना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। सुना होगा ना, प्रेशर में आदमी बहुत अच्छा काम करता है, पेपर के एक दिन पहले, बंदा साल भर ना पढ़े, एक दिन पहले पढ़ के पूरा पेपर निकाल लेता है। तो एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की नहीं, कंपटीशन में बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। तो हमें यहाँ पे डिसिप्लिन होकर पढ़ना है। रोज 1 घंटे मैथ पढ़नी है, रोज 30 मिनट जीके पढ़नी है, तो पर डे बेसिस पे चीज रेगुलरली कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके,
ये बच्चे ये प्रॉब्लम्स बहुत अपने साथ ये चीज़ करते हैं बेटा। हमें किसी एक सब्जेक्ट पे पूरा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। लाइक मुझे रीजनिंग बहुत पसंद है, सर रीजनिंग इजी है, मुझे रीजनिंग आती है, तो हम पूरा टाइम सारा टाइम रीजनिंग को दे दें, या अपने मैक्सिमम पढ़ाई के ड्यूरेशंस का मैक्सिमम आर रीजनिंग को दे दें। नहीं ना बेटा, कोई भला नहीं होगा। हमें एग्जाम निकालना है, और एग्जाम सारे 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 टॉपिक्स के छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से मिलके निकलता है। किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेने से या उस पर मास्टरी करने से एग्जाम नहीं निकलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट यहाँ गलतियां करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ लिया, उसको पढ़ रहे हैं, सबको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, जैसे 8 to 10 आवर्स की, अभी आप फ्री हैं, आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, आपको कोई ऐसा बर्डन वर्क अभी आपके पास नहीं है, तो मिनिमम टू मिनिमम 8 to 10 आवर्स की स्टडी आपको जरूर करनी चाहिए अगर आप नाटा में एक बेहतरीन मार्क्स, बेहतरीन रैंक पाना चाहते हैं तो। ओके, मूव टू सम अदर पॉइंट्स। बच्चों, जब हम मॉक पेपर देते हैं ना टाइम बाउंडेड मैनर में, तो हमारा बेनिफिट क्या होता है, हम ह्यूमन एरर से बचते हैं। क्योंकि हम बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो ह्यूमन एरर क्या होता है, 4 into 2 को 8 लिखने के बजाय 6 लिख देते हैं। तो जो ह्यूमन एरर होती है, हम इससे कहीं ना कहीं बचते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है मॉक पेपर दें, थोड़ा कम रिलेवेंट हो तो भी चलेगा। मतलब क्योंकि अभी नाटा के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा मॉक नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा यहाँ ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे आपको, लेकिन कुछ मिलता जुलता है वैसा भी मिल जाए तो भी हमें टाइम मैनेजमेंट, हमें इससे बेनिफिट क्या होता है दोस्त, हमारा टाइम मैनेजमेंट और ह्यूमन एरर्स को हम दूर कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे ड्राइंग के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने 2 क्वेश्चन को तो बहुत बेहतरीन से बना दिया, पूरी पूरी जान लगा दी उसमें, सब कुछ किया, और अगले क्वेश्चन को फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बनाया या अधूरा छोड़ दिया। नहीं, इससे लॉस होता है, बेनिफिट नहीं है। तो मॉक पेपर जहां पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, इससे ये सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वही मुद्दा जो मैं पहले बोल रहा था बेटा, क्रिएटिव क्वेश्चंस को टाइम और एनर्जी उसे इक्वली डिवाइड करनी है। लाइक आपके यहाँ मान लीजिए 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, तो क्रिएटिव में तीनों क्वेश्चंस को इक्वल टाइम और इक्वल एनर्जी देना होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी एक को बहुत अच्छे से कर लें बेटा, और अगले बचे हुए जो एक था 2 को अच्छे से कर लें और अगले को फटाफट करें, अधूरा छूट जाए, कलरिंग ना कर पाए, या कोई भी ऐसा कुछ इशू आ जाए। नहीं, आपको तीनों को इक्वल टाइम देना है, विद इन एक टाइम फ्रेम विंडो हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ऐसा करने पे आपको एवरेज प्लस मार्किंग सब में होगी और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बच्चों, इसको मैं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। अभी आपके पेपर में कुछ दिन बचे हैं, कुछ टाइम है बेटा, इस समय हमें बहुत हाई लेवल फोकस चाहिए। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे पढ़ाई पे रहेगा, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे स्टडी पे रहेगा, और हमें इस समय किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। इसके बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये आपके इनपुट को, आपकी एनर्जी को बहुत वीक कर देता है। हमने जैसे कुछ देर पढ़ा, फिर हम किसी चीज पे हैं, या ऐसा कोई चीज है, इंस्टा यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी, ये सब आपके इस जोन के लिए, इस टाइम के लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह है बेटा। आपको उससे बचने की कोशिश करनी है, या उसे कम से कम करने की कोशिश है, क्योंकि इस समय हमारा पूरा ध्यान हमारी पढ़ाई पे। अच्छा, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, अगला मुझे ये पढ़ना है, मैंने ये मॉक लगा लिया, मेरी इतनी मार्किंग आ रही थी, अगले में और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, कहाँ गलती हुई, ये सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे, तभी आप ये क्वालिटी टाइम, ये सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई के साथ साथ माइंड को भी फ्रेश करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो हम एक लिमिट के बाद हमारा माइंड चीज़ों को इनटेक करना कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं रह जाता है। तो साथ ही साथ जो आपकी हॉबी हो, जो आपको चीज़ें पसंद हो, दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उस चीज़ को भी करें। वो म्यूजिक है, डांसिंग है, बाहर घूमना है, दोस्तों से बात करना है, कुछ भी हो, वो माइंड फ्रेश के फॉर्म में होना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो और आप फिर से अपने स्टडी और अपने आगे के जो आपके गोल्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए प्रिपेयर हो पाएं। तो थोड़ा थोड़ा माइंड फ्रेश को भी ध्यान रखिए। इसलिए 8 से 10 घंटे की जो मैंने स्टडी बोला, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन ना बने। बस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फ्रेश करे, फिर वो डिस्ट्रैक्शन रूप में नहीं रहना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान रखना है आगे आने वाले उसके लिए। नेक्स्ट, अब आते हैं सब्जेक्ट प्रेफरेंस। ये जो मैं सब्जेक्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं, ये आपको अपने अभी के स्टडी के लिए भी रखना है, और पॉसिबल हो तो पेपर में भी इसी सब्जेक्ट प्रेफरेंस को करिएगा। देखिए, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन दोस्तों बहुत से बच्चों के फीडबैक और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं इसका आपको एक लॉजिकल पॉइंट भी बताऊंगा आपके साथ। दोस्त, इस सब्जेक्ट प्रेफरेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एक्स्ट्रा एज जरूर होगा। नंबर 1, ये करना क्या है, पेपर में भी फॉलो करना है, क्लियर कर दो, और अभी जो घर में 8 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे की हो रही है, उसमें भी सब्जेक्ट प्रेफरेंस को फॉलो करना है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, सब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 1, मैथमेटिक्स, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं।
फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। हमें सबसे पहले मैथमेटिक्स करना है। हमें पता है नाटा में 10th लेवल की मैथ आ रही, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से जाना है। 10th लेवल की मैथ आएगी, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा 2 आवर्स तक की स्टडी आपको मैथमेटिक्स को देनी है बेटा, और पहले प्रेफरेंस पे इसको करना है। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, टाइम चल रहा होगा, टाइम 85 मिनट्स, 80 मिनट्स, 78 मिनट्स, तो आपके पास टाइम है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप लास्ट में मैथमेटिक्स करोगे, टाइम दिख रहा है 11 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, तो जो कैलकुलेशन आप कर सकते थे, आप प्रेशर में आके उसे नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ खुद का हुआ है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत बच्चों का बता रहा हूं। लास्ट के मिनट में जो बच्चा मैथ करता है, वो आते हुए इजी क्वेश्चन को नहीं कर पाता या गलत कर देता है। तो मैथमेटिक्स को पहली या दूसरी प्रेफरेंस पे जरूर रखना है। नंबर 2 रीजनिंग, जैसे मैंने बोला रीजनिंग में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं बेटा, सेकंड प्रेफरेंस देनी है, और क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है। हाँ, रीजनिंग के ज्यादातर हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता है। सेकंड प्रेफरेंस पे आपको घर पे भी पढ़ाई पे रीजनिंग रखना है और पेपर में। थर्ड है विजुअल रीजनिंग, बेसिकली ये रीजनिंग का पार्ट ही है और कुछ नहीं है। थर्ड प्रेफरेंस पे रखना है, यहाँ पे भी ईजी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे विजुअल रीजनिंग करें। फोर्थ पे इंग्लिश करना है। फोर्थ स्टेप पे हमें इंग्लिश पढ़ना है और पेपर में इंग्लिश करना है बेटा। इसमें हमारे कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करिएगा। कॉम्प्रिहेंशन करते समय ये ध्यान रहे, कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ के फिर क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। ये एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे लोगे ना, इसमें कुछ आपको कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होता, कोई सब्जेक्ट नॉलेज की नीड नहीं होती, पैराग्राफ जो कहेगा उसके बेसिस पे रिएक्ट कर देना है। फोर्थ प्रेफरेंस पे इंग्लिश रखेंगे, एंड सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे हमारा जीके होगा। इसको जरा ध्यान से सुनना, 10 क्वेश्चन तक है। कीप स्टडिंग विदाउट इवन थिंकिंग हाउ विल आई रिमेंबर। आपको जीके को घर पे भी लास्ट में सबसे पढ़ना है, जब सारी पढ़ाई कर चुके हैं, और इसके साथ साथ पेपर में भी सबसे लास्ट में करना है। अभी रीजन बता रहा हूं। सबसे लास्ट में जीके पढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे कितना याद हो रहा है। जैसे आज मैंने कोई पढ़ा, फेमस टेम्पल्स पढ़े, तो मैंने एक पढ़ लिया, अब इसको 2 से 3 दिन बाद फिर एक बार रिपीट करेंगे, 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर रिपीट करेंगे। तो अब ये नहीं सोचना है कितना याद हो रहा है, यार मैंने तो पूरा टेम्पल पढ़ लिया लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं तो बहुत भूल रहा हूं। नहीं, जब पेपर में 2 क्वेश्चन आएगा विद 4 ऑप्शंस, तुम्हारा माइंड तुम्हें सीधे करेक्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। एक्सपीरियंस की चीज बता रहा हूं, और तुम लोगों ने भी किया होगा, डायरेक्ट आपका माइंड आपको वहीं ले जाएगा। तो जीके सिर्फ पढ़ते जाना है, सबसे लास्ट में कुछ नहीं सोचना है, सब आपको आएगा ऑप्शंस के साथ जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा, पेपर में सबसे लास्ट में करना है। उसका रीजन, मान लो जीके के 10 क्वेश्चन आए हैं, टाइम चल रहा है 2 मिनट 15 सेकेंड, 2 मिनट बाकी है, 10 क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ये मंदिर किस शैली पे बना, लाइक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, कुछ पे आया, 4 ऑप्शन है। अगर आपको आता है आप तुरंत हिट कर दोगे, अच्छा ये क्वेश्चन इस वाले पे, ऑप्शन बी टिक कर दिया। नहीं आता है, नहीं आता है, तुरंत आगे भी बढ़ जाओगे। नहीं आता, उसके लिए आगे भी स्लाइड बताई है, लेकिन तुरंत आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कैलकुलेट करके देखता हूं तो आ जाएगा, यहाँ पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, यहाँ डायग्राम को 2D टू 3D कन्वर्जन नहीं करना है। तो सबसे ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है दोस्तों। आप इनमें से कुछ को ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने बोला था सब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे लास्ट में दोस्त जीके करिएगा। ये आपको एक्सपीरियंस की चीज बता रहा हूं, आपकी अप्रोचेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको घर पे और पेपर में दोनों जगह फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, आपका चाहता सब्जेक्ट निगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्या करें। इसके लिए बेटा मैंने आपको पिछले लास्ट कुछ और वीडियोज में भी चीट कोड बताए हैं, एक बार मैं फिर से आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मान लीजिए 45 में से आपको 35 क्वेश्चंस आते थे, 30 क्वेश्चंस आते थे, आपने 30 क्वेश्चंस कर लिए। अब बचे हुए 15 क्वेश्चन में, अब बचे कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास? हमारे पास बचे कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं। तो इन 15 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था, आप ऑप्शन बी या सी में से, या जो आपको पसंद हो, या जिस पैटर्न में ज्यादा ऑप्शंस की वहां फिलिंग दिख रही हो, ज्यादा चांसेस बी और सी के होते हैं, तो आप बी और सी या जो ऑप्शंस आपको पसंद हो, इन 15 के 15 क्वेश्चन में वही वाला फिट कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। जैसे सी है तो सी सब में लगा दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा? आपका कुछ जाएगा नहीं, यहां जाना नहीं है, सिर्फ आना है, बेनिफिट ही है। तो यहां पे आपका कुछ जाना नहीं है। मैं कहता हूं 15 के 15 गलत हो जाए, मेरा तो कुछ पहले भी कुछ नहीं मिल रहा था, अभी भी कुछ नहीं मिला, पर एक बार सोच के देखिए दोस्तों, क्या इन 15 क्वेश्चन में 4 ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिनका ऑप्शन सी करेक्ट हो? एग्जाम मेरे कहने पे मत जाइए, अपने घर में कोई रैंडम 15 क्वेश्चंस के 3 सेट बना लीजिए और उसमें देखिए क्या ऐसा 3-3, 2-2 या 4-4 क्वेश्चंस भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। तो बचे हुए ये पैटर्न आप फॉलो करिएगा, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। 30 क्वेश्चंस आते थे, सॉल्व कर दिया, बचे 15 क्वेश्चन में सबसे लास्ट में सब में बी सी डी जो आपको पसंद है वो आपने फिल कर दिया। तो इससे हमें कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है बेटा। ओके,
नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, सो काफी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे स्ट्रैटेजी के लिए आगे जो हमारे 2 अटेम्प्ट हैं उनमें कैसे हम अप्रोच करें, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, टाइम डिवीजन कैसे करें। मैंने बताया 8 से 10 घंटे, 2 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग, आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे जीके, 3 से 4 घंटे क्रिएटिव, इस तरह टाइम डिवीजन करके आप पढ़ें और डिसिप्लिन रेगुलर बेसिस पे पढ़िएगा। दोस्तों ये एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि किस सब्जेक्ट को कितनी प्रेफरेंस दें या कुछ, ये इन क्वेश्चंस का इंपैक्ट कम है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ गलत भी कर रहे हो, जैसे इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी चाहिए थी मान लीजिए, और हम 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं, पर वो आप रेगुलर बेसिस पे करते चले जा रहे हो ना, तो वो सारी गलतियां मीनवाइल आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाओगे। सो जो चीज आप बनाएं उसको अगले 1-1.5 महीने जब आपका पेपर है तब तक आंख बंद करके पूरे ट्रस्ट के साथ फॉलो करें दोस्तों, बेनिफिट 100% होगा। ओके, सो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैं अपने हर वीडियो में, हर सेशन में डिस्कस करता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम आते रहेंगे, बच्चे एग्जाम निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, सारी सिचुएशंस होगी, फिर से प्रिपेयर करेंगे, सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बेटा इन सब रास्तों में, ये जो मंजिल है इसके रास्ते में ये सारे पॉइंट्स जो अगर आप अपने अंदर इनपुट करते हैं, ये मैंने बच्चों से सीख के मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आप कुछ समय बाद अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल और उससे बढ़ के एक बेहतर इंसान बनता हुआ देख पाएंगे। तो इनको मैं बार बार डिस्क्राइब नहीं करूंगा, कई बार बता चुका हूं, सारे पॉइंट्स आपके सामने। धीरे धीरे अपने अंदर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इनको इन्वॉल्व करिए, इनको इनपुट करिए, बेनिफिट आपको सामने दिखेगा। तो दोस्तों, हाँ, मुझे उम्मीद है मैंने ज़्यादातर आपके जो डाउट्स हैं या प्रॉब्लम हैं वो इस वीडियो में, इस सेशन में डिस्कस की होंगी। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंसेस कैसे रखना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, और टाइम डिवीजन कैसे करना है, कुछ ह्यूमन एरर्स जो हम लोग करते हैं वो ना हो, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। हमें खुशी होगी आपके कमेंट को एड्रेस करने में। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।